सीए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर कि बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी भी मिस ना करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। बच्चों, आज की वीडियो का मकसद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें इस रिमेनिंग टाइम के अंदर अपने कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर को कैसे लेकर चलना चाहिए। आप सबको पता है कि टाइम अब बहुत ही कम रह गया है। 2 मंथ और उससे भी कम का टाइम इस वक्त पेंडिंग है। तो हमें इस टाइम को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये वीडियो टारगेट करी है उन तमाम बच्चों को जो कि स्टार्ट से लेके भी पढ़ते आ रहे हैं, और ना सिर्फ उनको, ये उन बच्चों के लिए भी है जो कि अगर अब से चाह रहे हैं कि मुझे तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो यस, आप अभी भी इस टाइम के अंदर रहते हुए भी इस पेपर को पास कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई। हम अपनी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 बातें करेंगे, वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका पेपर है कैफ 9 का ऑडिट एंड एश्योरेंस का, इसमें से इम्पॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जनाब हम लोग देखेंगे कि आपको कैसे माइंड मैप्स हेल्प कर सकते हैं। आप जब भी कोई चैप्टर को तैयार करें, आप जब भी किसी एरिया को, किसी टॉपिक को, किसी स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करें, तो कोशिश करें कि आप अपने माइंड मैप्स को बना रहे हो साथ साथ। माइंड मैप्स को कैसे बनाना है, कौन से चैप्टर्स का बनाना है, कौन से स्टैंडर्ड्स का बनाना है, हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद आई कैप में जाके लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी कुछ डिबेट करेंगे, कुछ प्रोसीजर्स देखेंगे। और जनाब लास्ट मंथ की रिवीजन कैसे की जाए, लास्ट वीक में इसको कैसे रिवाइज किया जाए, एग्जाम के अंदर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम लोग वो बात भी आज के सेशन में कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रखूं आपके एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस, हम सबको पता है कि हमारी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक एक लंबी सीक्वेंस है स्टैंडर्ड्स की। और हमें डेफिनेटली पूरी बुक ही तैयार करनी है। आज की वीडियो में आपने ये नहीं सोचना कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है या आपने कोई शॉर्टकट अप्रोच लगानी है, नहीं। इस वीडियो का असल टारगेट ये है कि आपको वो इम्पोर्टेंट एरियाज बता दिए जाएं, वो इम्पोर्टेंट एरियाज हाईलाइट करवा दिए जाएं जो कि आपको पता हो कि आई कैप ने यहाँ से इतने परसेंट या इतने मार्क्स का पेपर लाजमी टेस्ट करना है, और वो टेस्ट किए बगैर उसका पेपर कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपकी आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की ग्रेड। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है, आई कैप ने 5 मेन हिस्से बनाए हैं आपके सिलेबस के। इसको मैं कहता हूं ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी एंड ग्रेड ई। ग्रेड ए की वेटेज है 15 to 20 मार्क्स और ग्रेड ई की वेटेज है 10 to 15 मार्क्स। ग्रेड डी अगेन 10 to 15 है, ग्रेड सी 20 से 25 है, और इसी तरह जो ग्रेड बी है दैट इज 25 to 35। ठीक है, आई के आपने हमें बता दिया कि वो इन 5 मेन ब्लॉक्स में से अपना 100 मार्क्स का पेपर हमसे पूछेगा। अब बच्चों मजे की बात यह है कि हम जब भी इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत करते टाइम पे तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। आप लोगों को मेरी बात उस वक्त समझ आएगी जब आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बट तैयारी करते हुए बच्चे के माइंड में ये होता है कि यार अच्छा, इस एरिया को मैं तैयार तो कर रहा हूँ, आई कैप में इसमें से कैसा सवाल आएगा, आई कैप में इसमें से कैसा सवाल आएगा और कितने मार्क्स आएगा। बच्चे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। वो बस पढ़ी जाता है, रट्टा लगाई जाता है, कॉन्सेप्ट्स को गैदर करता चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ टाइम रुक के प्लानिंग नहीं कर पाता। वो कुछ टाइम रुक के ये नहीं देख पाता कि अब उसकी अप्रोच टुवर्ड्स पेपर क्या होनी चाहिए।
अगर आप हेडिंग के ऊपर गौर करें तो मैंने ये लिखा है कि आज हम लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे कि आप लोग ये पेपर रिमेनिंग टाइम के अंदर, जितना भी टाइम रह गया है, उसको उस टाइम के अंदर कैसे पास कर सकते हैं। पास करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर अप्रोच, एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट का दरिया होना चाहिए। आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने कौन से एरिया को कैसे लेकर चलना है। कहाँ से आई कैप थ्योरेटिकल सवाल पूछता है, कहाँ से आई कैप लॉजिकल सवाल पूछता है, आई कैप कितने मार्क्स जो इसने ग्रिड में दिए हैं, इन ग्रिड्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से स्टैंडर्ड शामिल हैं, आई कैप का ट्रेंड क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम लोग इसको तसल्ली से बात करेंगे। हम लोग डिटेल से देखेंगे कि आई कैप इस वक्त आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है और आप लोगों ने इसको कैसे लेकर चलना है इस रिमेनिंग टाइम के अंदर। अभी हम लोगों ने देखा कि आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें 5 ग्रेड्स हैं, 5 ग्रेड्स, ग्रेड ए, ग्रेड बी, सी, डी एंड ई। ग्रेड ए के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है और चैप्टर नंबर 2 का एक स्टैंडर्ड दैट इज ISA 210 और चैप्टर नंबर 3 का भी एक स्टैंडर्ड ISA 240 दैट इज फ्रॉड, ISA 240। तो ICAP ने आपको यह बता दिया था कि ग्रेड ए में से मैं 15 से 20 मार्क्स की टेस्टिंग करने वाला हूं। ICAP ने ये हमें बता दिया। बट अब हमने ये देखना है कि ग्रेड ए के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जो कि हमने कवर करने हैं ये 15 से 20 मार्क्स हासिल करने के। और यकीन मानिए ये वन ऑफ द इजीएस्ट ग्रेड है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ग्रेड। चैप्टर नंबर 1 में 2 एरियाज हैं हमारे पास, एक अदर एरिया और एक कंपनीज एक्ट का एरिया। एक अदर एरिया और दूसरा कंपनीज एक्ट का एरिया। जितना भी अदर एरिया है उसमें से आई कैप ने अभी तक ऑन एवरेज 3% और टोटल मिला के 36 नंबर पूछे हैं। आई एम टॉकिंग फ्रॉम ऑटम 2014 टू स्प्रिंग 2021। और जो दूसरा एरिया है कंपनीज एक्ट का, आई कैप ने वहां से 68 मार्क्स को टेस्ट किया है ऑन 5% वेटेज। ये 5%, ये 3% और इसी तरह 210, 35 क्लोज टू अदर एरियाज। और फिर जो फ्रॉड वाला एरिया है वहां से उसने मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं 116 नंबर, जो कि 8% बनते हैं पूरी वेटेज के। तो अगर आई कैप ये कह रहा है कि वो 15 से 20 मार्क्स यहां से टेस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वो करेगा। अभी तक ये सारी अटेम्प्ट्स की अगर मैं एवरेज आपके सामने रखूं तो दैट इज 18%। अब अगर आप लोग अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई कैप ने कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आपके लिए पहले से आइडेंटिफाई करके रखे हैं कि भाई यहां से तो मैंने पेपर आपको देना ही देना है, यहां से तो पेपर मैंने आपको देना ही देना है, आपने बस इस एरिया को अच्छे तरीके से तैयार करके आना। अगर हम लोग मजीद जरा डिग डाउन करें तो ये देखें, रीसेंट अटेम्प्ट 16, उससे पीछे 16, फिर 19, 15, 12, 20, 18 एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो जनाब आई कैप ने एक चैप्टर कंप्लीट, एक चैप्टर का एक स्टैंडर्ड और एक चैप्टर का एक स्टैंडर्ड, कुल मिला के 4 एरियाज में से आपको 15 से 20 नंबर देने हैं एग्जाम में श्योर शॉट, और वो देगा। मसला ये है कि बच्चा जब अपने पेपर की तैयारी शुरू करता है, चाहे वो किसी भी फेज में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, एंडिंग फेज में हो, रिवाइज कर रहा हो, मिड फेज में हो, पोस्ट बैच में आ रहा है, प्री बैच में आ रहा है, क्रैश कोर्स में आ रहा है, व्हाटसोएवर द केसेस, वो अनफॉर्चुनेटली उन एरियाज की तरफ ज़्यादा फोकस करता है जो कि ज़्यादा टेक्निकल हैं और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एरियाज हैं। हम लोगों ने वो जो टाइम कंज्यूमिंग एरियाज हैं उनसे
अपने इस पेपर को तैयार करते टाइम शुरू में ही अवॉइड करना है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बताऊंगा आज कि आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए। इस पेपर को आपने किस सीक्वेंस में तैयार करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर आप लोगों ने बाद में करना है। उसके बाद जनाब अब हम लोग मूव करेंगे ग्रेड ए से ग्रेड ई की तरफ। यस, ग्रेड ई। सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैं ए से ई पे इसलिए आया हूं क्योंकि देखें, एक चैप्टर है पूरा कोड ऑफ एथिक्स का, और चैप्टर नंबर 2 का जस्ट एथिक्स का पोर्शन अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया प्रॉपर तरीके से तो 10 से 15 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। वो 10 से 15 नंबर जो आई कैप ने अपनी ग्रिड में आइडेंटिफाई कर दी हैं, क्लासिफाई कर दी हैं, प्रेजेंट कर दी हैं भाई, ऑन एवरेज वो 12 के करीब करीब है। रीसेंट अटेम्प्ट में देखें 12, रीसेंट अटेम्प्ट में देखें 12, 15, 11, 15, 13, 13, 12, 12, 10 और लिस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है मेरा? एक चैप्टर 1, उसके बाद मेरा जनाब एक चैप्टर 2 और एक चैप्टर 3 का एक टॉपिक दैट इज 240 और मेरा चैप्टर नंबर 13। ये कुल मिला के मुझे 18 और 12 तकरीबन 30 नंबर का पेपर तो श्योर शॉट देगा। तो तकरीबन 1/3 ऑफ माय पेपर इज कमिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का 240 का यूनिट और चैप्टर नंबर 13 कोड ऑफ एथिक्स का पोर्शन। तो अगर आप लोग अपने लास्ट मंथ के अंदर चीज़ों को रिवाइज करने लगे हैं, तैयार करने लगे हैं, तो काइंडली जो सीक्वेंस मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूं, आप अगर उस पर चलेंगे तो यकीन मानिए तैयारी भी अच्छी होगी, पेपर प्लानिंग भी अच्छी होगी, आपको पता भी चलेगा, आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप इस पेपर को पास करने के बहुत करीब करीब होंगे। एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं और जनाब अब हम लोग देखते हैं ग्रेड डी को। ग्रेड डी, ग्रेड डी में मजे की चीज ये है कि एक चैप्टर के कुछ सफ़े, आप कह सकते हैं तकरीबन हाफ, एक चैप्टर तकरीबन हाफ आपको सिर्फ 10 से 15 मार्क्स दे रहा है। एक चैप्टर, वो भी पूरा नहीं, उसका भी आधा, तकरीबन आधा हिस्सा 10 से 15 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। और देखें आई कैप ने ऑन एवरेज 12%, रीसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर 10 के करीब है वो, 10, कभी 12, 11, 15, 12। तो अगेन हमें एक गेम और समझ आई कि अगर मैं इसके साथ एक और एरिया जोड़ लूं, अगर मैं एक और एरिया जोड़ लूं दैट इज चैप्टर नंबर 5, तो मैं अपनी गेम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूं, मैं अपनी गेम को मज़ीद बढ़ा सकता हूं। और मज़े की बात यह है ये चैप्टर नंबर 5 अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो उसने कहा अच्छा यार इसका बाकी पोर्शन मैं डाल रहा हूं ग्रेड सी के अंदर। अब जरा ग्रेड सी की भी बात कर लेते हैं। ग्रेड सी में उसने वो एरियाज रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत 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 आसान एरियाज हैं। अगर आप लोगों ने ये पेपर को पहले पढ़ा है तो आपको पता होगा जनाब कि एक चैप्टर है 11 और एक चैप्टर है 12, यानी कि मैं बात कर रहा हूं रिलेटेड पार्टीज, यानी कि ISA 550 और दूसरा मेरे पास आता है यहां पे चैप्टर नंबर 12 जिसमें दो एरियाज हैं, इंटरनल ऑडिटर और दूसरा एक्सपर्ट, यानी कि 610 और 620। तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड ये और एक ये, तीन स्टैंडर्ड्स दो चैप्टर में जो छुपे हैं, इसके साथ 15वां चैप्टर जो कि रिव्यू का है, बहुत आसान है। अगर आपका 14 चैप्टर क्लियर है तो 15 चैप्टर इसकी जस्ट समरी है। और 5वां चैप्टर जो मेरा बाकी बच गया था, अगर मैं उसको जोड़ लूं तो ये देखिए 12%, 12% ऑन एवरेज।
और अगर मैं जस्ट इसका सम करूं आपके सामने तो देखिए 9, 16, 19, 8, 16, इतने मार्क्स आ रहे हैं, 17, 18। तो गेम हमारे पास है। ये एनालिसिस, ये टिप्स, ये टेक्निक्स आपको उसी वक्त काम आएंगी जब आपने नियत की हो कि आपने इस पेपर को पास भी करना है। मैंने आपको चीज़ें बता दी, गुड है, बट अगर आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे तो ये तो फिर अच्छी बात भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इसी सी एरिया में दो एरियाज और आते हैं। एक अलग से स्टैंडर्ड है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ISA 505, और उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो कि चैप्टर नंबर 14 में छुपे हैं, यानी कि ISA 560 प्लस 580। अगेन 3 स्टैंडर्ड्स हैं, 505, 560 और 580। इनको मिला के 13 नंबर, 13% मार्क्स। तो अगर मैं जस्ट स्टैंडर्ड्स काउंट करूं तो 505 मेरा एक हो गया, उसके बाद ISA 560 दूसरा, 580 तीसरा, 550 चौथा, 610, 620 छठा। एक चैप्टर पूरा है, 7 चीज़ें, और ये चैप्टर नंबर 5। टोटल 8 चीज़ें हैं, टोटल 8 स्टैंडर्ड्स, टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स, टोटल 8 एरियाज। तो भाई अब आप खुद सोचो, क्या आपके पास अगर एक प्रॉपर अच्छी स्ट्रैटेजी मौजूद हो तो आप इस पेपर को पास नहीं कर सकते क्या? तो नियत करें, भरोसा करें, खुदा पे यकीन रखें, दुआ करें कि आपका ये पेपर इस रिमेनिंग टाइम के अंदर पास हो जाए। और यकीन मानिए लास्ट सेशन के अंदर भी बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया, जस्ट क्रैश कोर्स लिया था लास्ट 2 वीक्स में, और मॉक दिया, और इंशाल्लाह ताला वो पास हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हुए। उसके बाद हमारे पास आती है एक बड़ी ग्रिड, जिसको मैं कहता हूं द ग्रिड ऑफ अदर एरियाज, यानी कि ये वो एरियाज हैं जो कि इनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल 8, 9 और 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब क्या होता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, डिफरेंट इदारों में सब्सटेंटिव के ऊपर 1.5 महीना, 2 महीना लगा दिए जाते हैं, और एंड पे उनको एक लिस्ट दे दी जाती है कि आप लोगों ने यहां से रटा लगा देना। ऐसा नहीं करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अगर आप लोग असर्शन बाय असर्शन अप्रोच से चल रहे हैं तो यकीन मानिए इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ 10 to 15 डेज। अगर आपको पता चल जाए कि आपने ये प्रोसीजर्स कैसे बनाने हैं, क्या मेथडोलॉजी है, असर्शंस कौन कौन सी होती हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, अकाउंट बैलेंस क्या है, कौन से एरिया को कैसे आप लोगों ने वेरीफाई करना है, ऑडिट की 5 जनरलाइजेशंस क्या हैं, 7 प्रोसीजर्स कौन से हैं, असर्शंस क्या होती हैं। तो ये जो एरिया है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको रट्टा लगाना पड़ रहा होता है। हम लोगों ने इस एरिया में रट्टा नहीं लगाना, हम लोगों ने इस एरिया में रट्टा हरगिज नहीं लगाना, हम लोगों ने इसको कंसेप्चुअली लेके चलना है। यकीन मानिए इससे मजे का एरिया आपको पूरी किताब में नहीं मिलेगा अगर आपकी अकाउंटिंग नॉलेज सही है तो अगर आप अपना रिपोर्टिंग का पेपर या तो साथ पढ़ रहे हैं ऑडिट के, या आपने एक अटेम्प्ट पहले पढ़ा है और आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, चलें अच्छे नहीं हैं, ऑन एवरेज भी अगर हैं, तो आप इस एरिया में से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर जरा मैं देखूं रीसेंट अटेम्प्ट में कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, एक सवाल आया 7 मार्क्स का, कोई सवाल नहीं, एक सवाल 11 मार्क्स का, एक सवाल 5 मार्क्स का, एक सवाल 2 का, कोई मार्क्स नहीं, 12, 8। अब आप अगर किसी इदारे में बैठे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, और आपने इस एरिया पे इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, जो कि ICAP इसको आजकल पूछ भी नहीं रहा, और अगर पूछे भी तो आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको बनाना कैसे है। इससे अच्छा कि आप उसको रट्टा लगाएं, आप उसको यार बनाने का तरीका देख लें, सीख लें। तो हम लोगों ने इस एरिया को ऐसे लेकर चलना है कि हम इसको अप्रोच बाय अप्रोच, एरिया बाय एरिया लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा।
उसके बाद एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 तरह के स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, 3 तरह के स्टैंडर्ड्स। नंबर 1 ऑर्डर्ड एविडेंस, नंबर 2 मटीरियलिटी, नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन। मटीरियलिटी के स्टैंडर्ड को छोड़ के जो बाकी के एरियाज हैं वो बहुत मजे के, बहुत इजी एरियाज हैं। यस, मटीरियलिटी की कैलकुलेशंस, अप्रोचेस, मेथड्स कुछ हद तक तंग जरूर करते हैं बच्चे को, बट वो भी मैनेजेबल है। कोई इतना मुश्किल सवाल वहां से भी नहीं आता। तो एक बच्चे को पता होना चाहिए कि यार उसकी अप्रोच क्या है, वो किस अप्रोच से जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर कर रहा है, आईकैब इस टॉपिक में से कितने मार्क्स के सवाल पूछता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आईकैब आजकल कैसे सवाल पूछ रहा है, एग्जामिनर का ट्रेंड क्या है, एग्जामिनर कमेंट्स क्या है, मार्किंग स्कीम क्या कहती है, आपने अपने जवाब को ड्राफ्ट कैसे करना है। तो भाइयों, रिमेनिंग टाइम के अंदर अगर आप लोगों ने इस पेपर को पास करना है तो प्लीज सीरियस हो जाएं, अदरवाइज आप खुद को मुश्किल में डाल देंगे। इसके अंदर जो बाकी एरियाज बचते हैं दैट इज चैप्टर नंबर 6 जो कि कंट्रोल्स की टेस्टिंग की बात करता है, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉड के अलावा जितने और टॉपिक्स हैं, और 7 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो हमें गेम समझ आ गई। गेम क्या है? गेम ये है कि अब हम इनको कुछ कैटेगरीज के अंदर भी मजीद डिवाइड कर सकते हैं। हमें कुछ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिलेंगे, कुछ सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और कुछ रेस्ट ऑफ द एरियाज मिलेंगे। बट यहां पे डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको टूवर्ड्स सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं लेके जा रहा। तैयार आपने सारा करना है, बट इन एरियाज को लास्ट रिवीजन में बैठ के लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर मैं इन दोनों एरियाज को सम करूं तो मेरे पास ऑन एवरेज 81% मार्क्स बनते हैं। वो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 3, 5, 13, 6, 11 और ये 3 एरियाज 210 कंपनीज एक्ट और ISA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। भाई इन एरियाज में से तो आईकैब ने सवाल लाजमन देने हैं, उस पर फर्ज है कि वो इन एरियाज से सवाल देगा तो उसका पेपर कंप्लीट होगा। और जो बाकी एरियाज हैं, यकीन मानिए अगर यहाँ पे या यहाँ पे वो एक अच्छा सवाल पूछता तो शायद ये एरियाज उठ के यहाँ पर आ जाते, और अगर इसको टारगेट करता तो शायद ये एरिया उठ के यहाँ पे आ जाता। तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। पॉइंट ये है कि आई एम नॉट टारगेटिंग टू यू कि आप लोग सेलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएं। आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोगों को अब इतना मैच्योर ज़रूर हो जाना चाहिए कि आप लोग चीज़ों को प्रॉपर वे में लेके चलें, प्रॉपरली आपको पता हो कि आप लोग कौन सा एरिया देख रहे हैं और आप लोगों ने तैयारी उसी पैटर्न पे करनी है जिस पैटर्न पे आईकैब सवाल पूछता है। यहाँ पे मसला एक आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि किन एरियाज में से कौन सा और कैसा सवाल आ सकता है। किन एरियाज में से कौन सा और कैसा सवाल आ सकता है। भाई फर्ज करें आपने शुरू किया है तैयार करना चैप्टर नंबर 2। अब आप चैप्टर नंबर 2 को उठा के पढ़ रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि आईकैब ने यहाँ से नॉलेज बेस्ड सवाल देना है, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल देना है, या वो मिक्स सवाल पूछ सकता है। 3 तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं, इधर नॉलेज बेस्ड, सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड और थर्ड मिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि भाई अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 तैयार कर रहे हैं तो उसके बाकी सारे यूनिट्स एक्सेप्ट चैप्टर 3 आप लोगों को हमेशा नॉलेज बेस्ड सवाल आएगा। और नॉलेज बेस्ड सवाल से मुराद ये है कि दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यकीन मानिए ऑडिट का पेपर मुश्किल नहीं है, इसको बस हवा बना दिया गया है। यकीन मानिए ये कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है। इसको डरा के पढ़ाया जाता है, इसको धमका के पढ़ाया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको यह बताया जाता है कि यार इस पेपर में 2 अटेम्प्ट्स तो लाजमी लगनी है आपकी। ऐसा नहीं है, बच्चे
इसको अगर पास करने पे आए, अगर बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म करने पे आए तो वो इजीली कर सकते हैं। बस चाहिए क्या, इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक स्ट्रांग विल, एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छी प्लानिंग और ये मैट्रिक्स, इसके साथ वो पास्ट पेपर एनालिसिस। क्योंकि इस टाइम के अंदर अब बच्चे की कोशिश ये होती है, रिमेनिंग टाइम के अंदर बच्चे की कोशिश ये होती है कि यार किसी तरीके से वो इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर कर ले, कि जिससे वो एक अच्छी अच्छी पोजीशन पे आ जाए और उसके बाद वो बाकी चैप्टर्स भी कर ले। इसी तरह अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो यूनिट 1 जो कि प्लानिंग को डील करता है और यूनिट 5 जो कि एनपीओ को डील करता है, उसके अलावा जो 2, 3 और 4 का एरिया है, यहाँ से वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ रहा है। और 4 से वो जो कि हमने ग्रेड ए में देखा था, यहाँ से वो एप्लीकेशन बेस्ड भी और स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों तरीके से सवाल वो पूछ सकता। इसी तरह हम लोग देखते जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में सैम्पलिंग के यूनिट को छोड़ के, सैम्पलिंग के यूनिट को छोड़ के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछता। बाकी क्या बचा? डॉक्यूमेंटेशन का एरिया और एविडेंस का एरिया। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 में रेशो को छोड़ के, 5 के अंदर नॉलेज बेस्ड, 6 के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड और 7 के अंदर रेशोज को छोड़ के नॉलेज बेस्ड। 8, 10, 11, 12 यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। $505 का एरिया उसने डाल दिया मिक्स एरियाज के अंदर। इसके अलावा बाकी पूरा चैप्टर यहाँ भी सब्सटेंटिव हैं। 11 के अंदर रिलेटेड पार्टी है, 12 के अंदर इंटरनल ऑडिटर है प्लस एक्सपर्ट है। तो भाई यहाँ से तो उसने आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही पूछने हैं। अगर यकीन ना आए तो आई कैप की पास पेपर एनालिसिस जाके देख लें, पास पेपर उठा के देख लें, आपको यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही नजर आएगा। अब बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? जब आई कैप 4-5 लाइनों का एक सिनेरियो स्केच करके आपको देता है और नीचे लिखी होती है रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट सीधी होती है, ऊपर उसने जस्ट आपके सामने एक फिल्म चलाई होती है, एक कहानी बताई होती है, एक सिनेरियो स्केच किया होता है कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बताएं रिलेटेड पार्टी के अंदर जो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो लिस्ट कंप्लीट है। बात वही है, पूछने का अंदाज बदल गया, पीछे सवाल क्रैमिंग बेस्ड है, तरीका बदल गया, तो परेशान नहीं होना। इसी तरह जनाब 15वां चैप्टर जो कि रिव्यू को डील करता है, 15वां चैप्टर जो कि आपके रिव्यू वाले एरिया को डील कर रहा है, यहाँ से भी आई कैप ने कहा कि वो नॉलेज बेस्ड सवाल पूछ रहा है। ये सारी प्लानिंग है, ये सारे एनालिसिस है, बहुत सारी अटेम्प्ट्स का। 13 के अंदर 2 एरियाज है, थ्रेट सेफगार्ड और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वहां से नॉलेज बेस्ड और जो थ्रेट सेफगार्ड्स है वहां से एप्लीकेशन बेस्ड। इसी तरह जनाब 14 ISA 700, 701 और कंपनी लॉ का एरिया नॉलेज बेस है। 705, 706 जो कि मॉडिफिकेशन को डील करता है, वहां से उसने कहा कि वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल करेगा। और जो बाकी 500 सीरीज के स्टैंडर्ड रह गए हैं, सब्सीक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो यहाँ से मिक्स सवाल कर रहा होगा। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास पास पेपर एनालिसिस है, हमारे पास एक स्ट्रांग विल है, हमारे पास एक स्ट्रांग नीयत है, और हमें ये पता है कि जब हमारे पास इतनी सारी प्लानिंग, इतनी अच्छी अप्रोच, इतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं तो भाई ये पेपर पास हो सकता है। तो कोशिश करें, अपने विल, अपना जज्बा, अपना जोश जगाएं। उसके बाद सर ये बता दें कि अब हमें इसको किस सीक्वेंस के अंदर प्रिपेयर करना है। तो भाइयों, जो इसकी आइडियल सीक्वेंस है, जिसमें से आप अगर इसको लेके चलेंगे तो आपकी ना सिर्फ तैयारी अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी मिलेगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो मोटिवेशन है, वो भी मिल रही होगी और आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे। होता क्या है कि बच्चा जब ऑडिट की किताब खोलता है तो उसको इतने ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स मिल जाते हैं कि वो बेचारा
बोर होके किताब बंद करके साइड पे रख देता है, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करें, उसके बाद एथिक्स के एरिया में डूब जाएं, वहां से बाहर आए तो आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि या तो आप ये एरिया पहले कर लें या ये एरिया पहले कर लें, यानी कि ये जो 2 इजी एरियाज हैं, इजी चैप्टर्स हैं जिनके अंदर 3 स्टैंडर्ड्स हैं, वो पहले कर लें और उसके बाद रिपोर्ट्स के एरिया में जंप कर लें। उसके बाद 4 से लेके ऑनवर्ड्स यानी कि सब्सटेंटिव एरिया, कंट्रोल्स का एरिया और फिर रिस्क का एरिया। तो ये आपकी एक आइडियल अप्रोच होनी चाहिए इस पेपर को लेके। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।